हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्लास 12 केमिस्ट्री में एग्जाम सीरीज शुरू कर रखी है और इसमें हम चैप्टर वाइज पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने पहला चैप्टर शुरू करा हुआ था बच्चों, और आज की इस वीडियो में हमने बचे हुए टॉपिक्स करने हैं और कल की वीडियो में बच्चों हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो वीडियो है, ये स्टेट बोर्ड के हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं हमारे, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है ना। तो जैसे उत्तराखंड बोर्ड हो गया हमारा, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, जितने भी मध्य प्रदेश बोर्ड, जितने भी हमारे हिंदी माध्यम के बोर्ड हैं बच्चों, उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम विलियन चैप्टर पढ़ रहे थे। अब आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक देखेंगे, जैसे असामान्य अनुभार, वांट ऑफ फैक्टर इत्यादि हम इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आगे वीडियो में चलते हैं। हमारे पास टॉपिक है आज का पहला, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम अपसामान्य अणुभार या असामान्य अणुभार भी कहते हैं, है ना। अपसामान्य अणुभार, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, असामान्य अणुभार भी कह सकते हैं बच्चों। तो ये आज का हमारा टॉपिक है बच्चों। अब जैसे देखो, माना हमारे पास NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, है ना। NaCl का जो अणुभार होता है बेटा, वो होता है 23 प्लस 35.5। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 58.5 ग्राम मोल यूनिवर्स। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है बच्चे। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास ये हमारा माना हुआ, मतलब ऑब्जर्व, क्या कहते हैं, कैलकुलेटेड मास है हमारा, है ना। ठीक है बच्चों, ये निर्धारित अणुभार है हमारा। लेकिन अगर हम प्रायोगिक रूप से गणना करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसमें, है ना। जैसे ये Na, आप लोगों को पता है, ये एक विद्युत अपघट्य है। ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, वियोजन हो जाता है बच्चों का। तो इसके वजह से क्या होता है, इसके जो अणुभार है उसमें थोड़ी सी असमानता दिखाई देती है, भिन्न ये दिखाई देता है, इससे प्रायोगिक अणुभार से। तो इस प्रकार के अणुभार को हम क्या कहते हैं, असामान्य अणुभार या अपसामान्य अणुभार। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, जब एक अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर निर्धारित किसी पदार्थ का प्रायोगिक प्रायोगिक अणुभार प्रायोगिक अणुभार उसके सामान्य अणुभार से भिन्न होता है। तो इसे अपसामान्य अणुभार कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अपसामान्य अणुभार, है ना। तो अपसामान्य अणुभार क्या है कि जो सामान्य अणुभार है हमारे बच्चों, उससे जो प्रायोगिक अणुभार होता है विलयन में, वो थोड़ा सा क्या दिखाई देता है, अलग दिखाई देता, भिन्न दिखाई देता है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, असामान्य अणुभार या अप सामान्य अणुभार, है ना। अब ये क्यों दिखाई देता है बच्चों, इसके कुछ मुख्य कारण है ना। उन मुख्य कारणों को क्या बच्चे हम देखेंगे, है ना। तो देखो, पहला है, अगर हम किसी विलयन में देखते, दो चीजें होती हैं बच्चा।
यहां पर होता है, एक होता है संयोजन और एक होता है बच्चों वियोजन, है ना। अणुओं के बीच में क्या हो जाता है, कहीं पर संयोजन हो जाता है, कहीं पर वियोजन हो जाता है। अब जैसे हम संयोजन का देखें, तो जैसे हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक बेंजोइक अम्ल है, ये क्या है, बेंजोइक अम्ल। अब इसके दो अणु हैं, तो ये क्या हो जाता है, इस तरीके से जुड़ जाता है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, संयोजन कहलाएगा। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या होता है, यहाँ पर भी हमारे अपसमान्य अनुभार देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमारे पास देखो KCl है और ये क्या होता है K प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, अपसमान्य अनुभार देखने को मिलता है। जैसे ये एक मोल है ना, और ये एक मोल प्लस ये एक मोल है, तो कितने मोल हो गए, दो मोल हुए बच्चों यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से ये हमें अपसामान्य अनुभार देखने को मिलता है। ये दो कारण है बच्चों इनके कि कब हमें अपसामान्य अनुभार देखने को मिलेगा। तो ये दो कारण है, जब पदार्थों के बीच में क्या हो जाए, परमाणुओं के और अणुओं के बीच में संयोजन हो जाए या वियोजन हो जाए। संयोजन क्या होता है, जब दो या एक से अधिक अणु आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसको संयोजन कहते हैं। वियोजन किसको कहेंगे, जब एक अणु एक से ज्यादा परमाणुओं में टूट जाए, उसको हम क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। आगे का टॉपिक देखेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है वांट हाफ गुण, यानी वांट हाफ फैक्टर। देखो, वियोजन तथा संगुणन के कारण विलयनों के असामान्य अणुसंख्यात्मक गुणों का कारण स्पष्ट करने के लिए वांट हाफ ने गुणांक दिया, जिसे हम वांट हाफ गुणांक कहते हैं। अब ये जो इसको हम ना आई से डिनोट करते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे आई द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। अच्छा, हम इसके पहले देखेंगे नॉर्मल, अगर कोई हमारे पास रिएक्शन आ जाए, जैसे NaCl दिया और बोल दिया इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालिए। NaCl क्या होगा, Na प्लस Cl में टूट जाएगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पर इसका जो आई होगा वो क्या होगा, वियोजन या संयोजन के पश्चात आयनों की संख्या, और यहाँ पे लिखेंगे नीचे वियोजन के पूर्व आयनों या अणुओं की संख्या। ठीक है। तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा इसके लिए 2/1, है ना। ये दो यहाँ पर दो है और यहाँ पर ये एक है, तो यहाँ पर 2/1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वाट ऑफ फैक्टर NaCl का क्या है, दो है ना। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों क्या है हमारे पास में, जो विभिन्न हमारे पास अणुसंख्य गुणधर्म है, उसके आधार पर आई की वैल्यू देखेंगे। जैसे वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, अवनमन, तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए डेल्टा P ऑब्जॉर्ब बटे डेल्टा P कैलकुलेटेड, है ना, जो हम निकालते हैं। और ऑब्जर्व मतलब जो दिखता है प्रयोगों में, है ना। तो ऑब्जर्व बटे बटे कैलकुलेटेड, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्व्ड है उसके लिए फॉर्मूला हो सकता है P ऑब्जर्व्ड बराबर I इंटू P कैलकुलेटेड। तो ये ऑब्जर्व्ड वाला पूछा भी जाता है। इसी तरीके से क्वथनांक के लिए हो सकता है बेटा हमारे पास, है ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन,
है ना। इसके लिए भी क्या होगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी ऑब्जर्व यानी प्रायोगिक, इसको प्रायोगिक भी लिख सकते हैं ना, प्रायोगिक, और डेल्टा टी सामान्य, सामान्य मतलब जो हमने कैलकुलेट करके निकाला, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हमें डेल्टा टी प्रायोगिक निकालना हो तो क्या करेंगे, हम आई की गुणा कर देंगे डेल्टा टी सामान्य से, है ना। इसी तरीके से बच्चों अगर हम इसका निकालें हिमांक में अवनमन, ये चारों प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है बच्चों, है ना। सॉरी, ये चारों जो टॉपिक्स है हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले जो है ये इंपॉर्टेंट है। आई बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ, यहाँ पे डेल्टा टी टी बी लिखो, टी बी, टी बी, डेल्टा टी बी, और ये डेल्टा टी बी है ना, यहाँ पे टी एफ लिख लिया हमने, और ये डेल्टा टी एफ। अच्छा, ये डेल्टा टी एफ क्या है, प्रायोगिक है, मैंने प्रयोग से निकाला है। और ये जो सामान्य तौर पर जो हमने पीछे पढ़ी हुई थी उस फॉर्मूले से जो निकालते उसकी वैल्यू, है ना। चौथा क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रासरण दाब। अच्छा एक मिनट, है ना, इसमें भी हम प्रायोगिक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो प्रायोगिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ आई इंटू डेल्टा टी एफ सामान्य, है ना। और ये कौन सा है, प्रायोगिक। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चौथा प्रासरण दाब देख लेते हैं, प्रासरण दाब। ओके, प्रासरण दाब बराबर क्या होता है, पी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पी, या पाई लिख लो इसको, पाई प्रायोगिक, और पाई ये सामान्य। अगर हमें पाई प्रायोगिक निकालना है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू पाई सामान्य, है ना। इस तरीके से ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने, जैसे एक ये है, एक हमारे पास ये वाला है यहाँ पर प्रासरण दाब, दो दो फॉर्मूले सबके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो टोटल हमारे पास 8 फॉर्मूले यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो हमारे चार क्या है, ये अणुसंख्य गुणधर्म है, उसके हमारे पास ये चार इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, इस तरीके से एक ये भी है, और एक, और इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको भी हम देख लेंगे, है ना। ठीक है, देखो बच्चों, हमारे पास एक प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रासरण दाब अधिक है। तो देखो, ये सबकी जो मोलरिटी है बराबर दे रखी है बच्चों, और यहाँ पर हमारे पास ना तो टेम्परेचर है ना वो है ना, आर की वैल्यू है, और मोलरिटी सबकी बराबर है। तो मोलरिटी अगर सबकी बराबर है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कौन सा सॉल्यूशन, सिर्फ हमें यहाँ से पता चलेगा कि आई की वैल्यू किसकी ज्यादा है। जैसे यूरिया है, तो यूरिया क्या होता है बच्चों, NH2 CO NH2, है ना। तो इसमें ये आयन मतलब वियोजित नहीं होता है, तो इसका मतलब इसकी आई की वैल्यू 1 है ना। अच्छा, नमक का विलयन देखो NaCl होता है बच्चों, और ये क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है बच्चों। तो इसकी आई की वैल्यू क्या हो जाए, एक और एक दो, 2/1 यानी 2 हो गया। अब देखो, यहाँ पर ग्लूकोज का विलयन है, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ये भी वियोजित नहीं होता बच्चों, तो इसकी भी आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे C6H12O6 ही आएगा, तो 1/1 यानी एक ही है।
दूसरा है हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड यानी BeCl2। तो ये कितने में टूटेगा बेटा, Be2 प्लस और Cl2 माइनस। तो देखो 2 और 1 3, तो आई की वैल्यू क्या आएगी 3/1, है ना। ठीक है, देखो ये कितने में टूटा, Be2 प्लस और 2Cl माइनस, है ना। 1 और 2 3 हो गया, तो 3/1 यानी इसकी आई की वैल्यू कितनी आई थी। तो जिसकी आई की वैल्यू सबसे ज्यादा उसका प्रासरण दाब सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो हमारे पास क्या होता है, प्रासरण दाब भी हमने देखा, पाई प्रायोगिक बराबर आई इंटू कैलकुलेटेड पाई, या और सामान्य, है ना। अच्छा, सामान्य तो सभी का बराबर, यहाँ पर आई की वैल्यू से बेटा क्या आएगा, डिफरेंस। तो इससे क्या होगा, हमारा आंसर आएगा बच्चों, है ना। ठीक है, और ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास एक, कि 6 ग्राम यूरिया को 900 ग्राम जल में घोला गया, यूरिया के मूल अंश की गणना कीजिए। अच्छा देखो, इस प्रश्न को करेंगे बच्चों। देखो क्या दिया हुआ है, 6 ग्राम यानी WB बराबर कितना दे रखा है, 6 ग्राम दे रखा है, और यूरिया का MB हम निकालना है ना। तो ये होता है NH2CONH2। तो ये देखो बेटा, N यानी ये 23, सॉरी 20, ये 14 होता है, सॉरी मैं सोडियम समझ रहा था, लेकिन ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यानी 14 प्लस 2 प्लस कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, प्लस ये फिर से 14, फिर से 2, है ना। तो ये हो गया 16 प्लस 12 प्लस 16, फिर से 14 और 2 16, है ना। तो 16 3 48 प्लस 12, तो ये आ जा रहा है 60। MB कितना आ गया हमारा, 60 ग्राम मोल इनवर्स, ये इसका अणुभार आ गया बच्चों, है ना। अच्छा चलो ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हमारे पास हमें देखना है कि हमारा विलायक क्या है बच्चों। विलायक हमारा क्या है, या उससे पहले हम एक चीज और कर सकते हैं बच्चों, हमने WB निकाल लिया, MB निकाला, तो हम इसके मोल की संख्या निकाल देते हैं, NB निकाल देते हैं। वो होता है WB अपॉन MB, यानी 6/60। तो ये हो जाएगा 1/10, है ना, 6 से 6, तो ये आ जाएगा 0.1 आ गया। इसी तरीके से हमें पानी का निकालना है, 900 ग्राम पानी यानी WA कितना है हमारा 900, है ना, और MB पानी का क्या होता है 18। तो हमारे पास इसका, सॉरी MA है ना, विलायक का अणुभार किससे दिखाएंगे हम, ME से। तो NE बराबर क्या हो जाएगा 900/18। इसको जल्दी से भाग देंगे, है ना, ताकि हमारे पास क्या आ जाए बच्चों, मोल आ जाए किसके, पानी के। तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो पानी के मोल आ गए। अब हमें क्या निकालना है, यूरिया का मूल अंश निकालना, यानी जीटा बी निकालना। तो जीटा बी बराबर क्या होता है, NB अपॉन NE प्लस NB, है ना। तो ये देखो NB कितना है 0.1 है। अच्छा ये कितना है हमारा 50 प्लस 0.1, है ना। अच्छा ठीक है, इसको हम जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.1 और 50.01। तो बच्चों इसको हम डिवाइड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना। तो डिवाइड कर लो इसको, 0.1 को डिवाइड करना है कितने से, 50.01 से। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 0.0019, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, तो ये निकाल लेना आप, खुद भी कैलकुलेशन करना। बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे सारे टॉपिक इस चैप्टर के क्लियर हो गए। कोई भी टॉपिक अगर छूटा हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये टॉपिक छूट गया है। लगभग बोर्ड परीक्षा से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे हमने कर लिए हैं, है ना। हमने राउट नियम करा, हमने हेरेडिटी का नियम करा, हमने आदर्श विलयन करा, हमने अनादर्श विलयन करा, है ना। हमने उसके बाद क्या करा बच्चों, हमने करा अणुसंख्य गुणधर्म देखा, है ना। हमने मोलरता देखी, हमने नॉर्मलता देखी। ये सारे टॉपिक हमने इस सीरीज में कंप्लीट करे बच्चों। कल की वीडियो जो आखिरी होने वाली उसमें कुछ महत्वपूर्ण बोर्ड के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो चाहे उत्तराखंड बोर्ड के,
सारे बोर्ड के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि आने वाले बोर्ड परीक्षा में आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे बच्चों, कमेंट करेंगे कि आपको सीरीज कैसे लग रही, वीडियोस कैसे लग रही, सब्सक्राइब करेंगे चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।